चलो भाई, मैं आप लोगों का टाइप्स ऑफ कंपनी और डॉक्ट्रिन्स का रिवीजन करवा देता हूँ। डन? तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी इसमें। सबसे पहला जो क्वेश्चन है बेटा, वो आप लोगों को आ सकता है। एक सेकंड, आ जाएंगे अपन कंपनी के फीचर्स पर। कंपनी की जो डेफिनेशन है वो तो आप लोगों को पता ही है, सेक्शन 2 क्लॉज 20 में है। द कंपनी मीन्स अ कंपनी दैट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, दैट इज द करंट एक्ट जो भी चल रहा है, और एनी प्रीवियस लॉ। तो जो कंपनियां पुराने एक्ट में भी रजिस्टर्ड हुई हैं उन्हें भी कंपनी माना जाएगा, दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ है, उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है जो अब नए कानून के आधार पर एज पर द कंपनीज एक्ट, कंपनीज रूल 2015, अब वो ऑप्शनल हो चुका है। हम लोग पढ़ेंगे आगे कैसे क्या है। कंपनी के फीचर्स है, कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, फॉर्म एंड रजिस्टर्ड बाय द फॉलोइंग ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है ना, इट इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, नॉट अ फिक्टिशियस अनरियल पर्सन नहीं है ना। पर्सन तो है बट आर्टिफिशियल है। कंपनी की जो वैल्यू है, पैदाइश है, वो लॉ की नजर में है। कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बैंक अकाउंट खोल सकती है, लोन रेज कर सकती है, लाइबिलिटीज ले सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, स्यू हो सकती है, स्यू कर सकती है। कंपनी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी की लाइबिलिटी अलग, तो मेंबर्स की लाइबिलिटी अलग। ये दोनों एक दूसरे के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर्स आते और जाते रहेंगे, उनके डेथ, इंसेनिटी और इंसॉल्वेंसी का इम्पैक्ट कंपनी की लाइफ पे नहीं पड़ेगा। लिमिटेड लाइबिलिटी बहुत इजी चीज है कि कंपनी की डेट्स के लिए जो क्रेडिटर है वो स्यू करेंगे कंपनी को, ना उसके मेंबर को स्यू नहीं करेंगे। मेंबर की जो लाइबिलिटी है वो आपको बहुत अच्छे से पता है, अनपेड अमाउंट तक होती है, उससे ज्यादा पैसे उनसे नहीं लिए जाएंगे। और अगर गारंटी वाली कंपनी के मेंबर्स है तो वो कंट्रीब्यूट करेंगे वाइंड अप के टाइम पर, लाइफ टाइम में तो कंट्रीब्यूट करेंगे भी नहीं, है ना। इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है कभी कभी, ध्यान रखेंगे आप लोग। कॉमन सील जो है वो कंपनी की ऑफिशियल सिग्नेचर है, मगर 2015 अमेंडमेंट्स में कहा गया है कि कॉमन सील ऑप्शनल है। फॉर एग्जांपल, कहीं पर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जा रहा है, कोई ट्रांजेक्शन किया जा रहा है, वहां कॉमन सील अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो इन लोगों की सिग्नेचर्स को कॉमन सील के इक्विवेलेंट माना जाएगा। बोलता है अगर दो डायरेक्टर साइन कर लें, है ना, ठीक है, या और बाय अ डायरेक्टर साथ में कंपनी सेक्रेटरी, क्लियर है, अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटेड है तो अगर इनकी सिग्नेचर्स हैं तो इट इज इक्विवेलेंट टू द, बोलो बेटा, कॉमन सील। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स है एज पर सेक्शन 44। पब्लिक कंपनी में जो शेयर्स है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है फ्रॉम वन पर्सन टू अदर, प्राइवेट कंपनी में वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। ओके, और ओनरशिप होती है शेयर होल्डर्स के पास, मैनेजमेंट होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में। कंपनी अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकता है, मेंबर जो है वो कंपनी की प्रॉपर्टी के ओनर्स नहीं कहलाएंगे। अगर कोई भी बेनिफिट कंपनी को मिलने वाला है, लाइक जैसे प्रॉपर्टी पे कोई इंश्योरेंस है, प्रॉपर्टी पे कोई रिटर्न है, तो वो कंपनी को मिलेंगे। वैसे ही वाइस वर्सा, मेंबर्स की अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसके बेनिफिट्स मेंबर्स को मिलेंगे, बोलना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज लिफ्टिंग एंड पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। पहले कॉर्पोरेट विल को समझ लेते हैं, क्या होता है कॉर्पोरेट विल का मतलब। एक कंपनी और उसके मेंबर्स को आइडेंटिफाइड किया जाएगा कि वो दोनों सेपरेट है। कंपनी की अपनी एक आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी को हम लोग बोलते हैं बेटा, क्या बोलेंगे, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी। उस व्हील को, उस कंपनी की आइडेंटिटी को अगर कोई व्हील की तरह, शील्ड की तरह, मुखौटे की तरह यूज कर रहा है तो हमें उस मुखौटे को और शील्ड को डिसरिगार्ड करना है। और जो व्यक्ति कंपनी को यूज कर रहा है उसको पीछे से निकालना है। रियल पर्सन जो कंपनी को कंट्रोल कर रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, फाइनेंशियली और मैनेजरियली। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सब इनका जन्म कहां से हुआ? प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। कोर्ट के पास पावर है वेदर और नॉट टू लिफ्ट द कॉर्पोरेट विल, चाहे कंपनी की आइडेंटिटी को हटाए या ना हटाए। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि कंपनी की आइडेंटिटी को इन पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, मिस यूज किया जा रहा है, तो आप लिफ्ट कर सकते हो उसको, डिसरिगार्ड कर सकते हो, पियर्स कर सकते हो, क्लियर। और जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं उनके अफेयर्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप उन्हें लाइबल बना सकते हैं। ये कुछ सर्कमस्टांसेस है जहां पर कोर्ट को लगता है कि कंपनी की आइडेंटिटी को लिफ्ट करना चाहिए, पियर्स करना चाहिए, कंपनी को हटा के जो व्यक्ति पीछे से कंपनी को रन कर रहे हैं, चला रहे हैं, उन्हें बाहर निकालना चाहिए। पहला केस था प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, कंपनी को यूज किया जा रहा था टैक्सेशन को बचाने के लिए, इवेशन ऑफ टैक्सेशन। दूसरा था कंपनी को यूज किया जा रहा था फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट के लिए। तीसरा था कंपनी का कोई कैरेक्टर नहीं होता है, कंपनी किसी की दोस्त और दुश्मन नहीं होती, बट कंपनी चलाने वालों का कैरेक्टर हो सकता है, वो दोस्त और दुश्मन हो सकते हैं, कंपनी नहीं हो सकती, बिकॉज कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो उसे आप दोस्त, दुश्मन, एंटी प्रो नहीं कहेंगे। कभी कभी कंपनियां बनाई जाती हैं कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस और वेलफेयर लेजिस्लेशंस को अवॉइड करने के लिए,
जैसे यहाँ पर बोनस वाला एग्जांपल था। और कभी-कभी कंपनी को बनाया जाता है एज़ एन एजेंट टू गेट सम बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। लाइसेंस वाला था ना इसमें। अब आ जाओ बच्चों कंपनी के जो टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप पब्लिक कंपनी वो है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। इसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितना होगा ये प्रेस्क्राइब कर दिया जाएगा समय समय पर सीजी के द्वारा। और प्रोवाइडेड दैट क्या लिख रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अ कंपनी एक ऐसी कंपनी जो सब्सिडरी है किसकी पब्लिक कंपनी की नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी। अगर कोई पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कोई प्राइवेट कंपनी है तो फिर वो प्राइवेट कंपनी भी क्या कहलाएगी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। क्लियर है? तो बाहर से पब्लिकली दुनिया के लिए वो पब्लिक कंपनी कहलाएगी बट वो अपने आर्टिकल्स को अभी भी अंदर फॉलो कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेंबर्स के लिए। अगर कोई प्राइवेट कंपनी सब्सिडरी हो जाती है किसकी पब्लिक कंपनी की तो बाहर से वो पब्लिक कंपनी बट अंदर से वो अपने आर्टिकल्स को फॉलो करेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल भी प्रेस्क्राइब किया जाएगा समय समय पर और वो अपने आर्टिकल्स के द्वारा दो तीन चीजें करती है जैसे कि वो शेयर्स के ट्रांसफर को रिस्ट्रिक्ट करती है एक्सेप्ट इन वन पर्सन कंपनी। इसकी जो मेंबरशिप है वो 200 है, 200 से ज्यादा नहीं हो सकते। 200 में कौन कौन नहीं आएगा जॉइंट होल्डर्स आएंगे बट उन्हें एक मेंबर काउंट किया जाएगा तो अलग अलग नहीं काउंट किया जाएगा। जो एम्प्लॉयज मेंबर्स भी हैं और एम्प्लॉयज भी है वो नहीं आएंगे। जो एम्प्लॉयज अभी एक्स एम्प्लॉयज है बट वो मेंबर है और वो मेंबर तब बने थे जब वो एम्प्लॉय थे तो वो भी नहीं आएंगे 200 में नहीं आएंगे। और प्राइवेट कंपनीज नॉट अलाउ टू इनवाइट पब्लिक फॉर द सब्सक्राइब ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। इन प्रोस्पेक्टस के थ्रू आप इशू नहीं कर सकते। फिर लाइबिलिटी वाला था लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी ध्यान रखना ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। उसके बाद था ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल इसमें तीन कंपनी आती है होल्डिंग सब्सिडरी एंड एसोसिएट। और एक होता है एक्सेस ऑफ कैपिटल दैट इज लिस्टेड कंपनी मैं इसको आखिरी में बताता हूँ। और एक होता है अदर्स दैट इज फॉरेन गवर्नमेंट कंपनीज विद चैरिटेबल पर्पस गवर्नमेंट कंपनी निधि एंड पब्लिक। स्टार्ट करते हैं पढ़ना सबसे पहले हम देख लेते हैं स्मॉल कंपनी क्या होती है। बहुत ईजी है एग्जाम में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों को आना चाहिए। स्मॉल कंपनी होगी अदर देन अ पब्लिक कंपनी यस सर जो दो कंडीशंस को फुलफिल करे दोनों कंडीशंस को फुलफिल करना होगा दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी ये 4 और 40 जो है ये आगे बढ़ चुका है देखो एग्जाम्पल देता हूँ आप लोग 4 और 40 है। बोलता है अगर आपका पेड अप कैपिटल 4 करोड़ टर्नओवर 40 करोड़ इसके अंदर है या इतना है ना तो आपको स्मॉल कंपनी माना जाएगा। और अगर आपने ये दोनों क्लॉजेस को और कंडीशंस को बोलो ब्रीच कर दिया तो आपका स्मॉल कंपनी का स्टेटस छीन लिया जाएगा। ये जो लिमिट्स है बच्चे 50 लाख और 10 करोड़ की ये गवर्नमेंट के लिमिट्स हैं कि इससे कम नहीं करेगी गवर्नमेंट और इससे ज्यादा नहीं करेगी। ये ध्यान देना ये मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट्स है ये प्रिस्क्राइब लिमिट्स है जो अभी चल रही है मतलब ये 5 और 50 भी हो सकती है 6 और 40 भी हो सकती है जो पहले 2 और 20 थी। तो ये हो गए पेड अप कैपिटल की लिमिट और ये टर्नओवर्स की है मिनिमम 2 करोड़ से कम नहीं करेगी गवर्नमेंट और 100 करोड़ से ज्यादा नहीं करेगी। ये प्रिस्क्राइब अमाउंट गवर्नमेंट के हैं। कुछ कंपनियों को हम लोग स्मॉल कंपनी नहीं मान सकते जैसे कि एक पब्लिक कंपनी जो होगी वो स्मॉल कंपनी नहीं होगी। एक होल्डिंग कंपनी जो होगी वो स्मॉल कंपनी नहीं होगी। एक सब्सिडरी कंपनी अगर होगी तो वो स्मॉल कंपनी नहीं होगी। सेक्शन 8 वाली कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं होगी और कोई स्पेशल में कोई कंपनी बनाई गई है जैसे सेबीज होती है एसबीआई होती है और ना ये सब स्पेशल एक्ट ये स्टेटूटरी कंपनी इनको भी हम स्मॉल कंपनी नहीं मानेंगे। वन पर्सन कंपनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग थोड़ा सा आगे जाके इसको पढ़ेंगे अभी। ये है स्मॉल वन पर्सन कंपनी में वन पर्सन कंपनी जिसका एक ही मेंबर है सेक्शन 3(1)(c) प्राइवेट कंपनी क्या कहता है कि वन पर्सन कंपनी भी एक प्राइवेट ही कंपनी है। प्राइवेट कंपनी के जितने प्रोविजंस है सब इस पर लगेंगे बिल्कुल बट इसके कुछ अपने खुद के भी प्रोविजंस बनाए गए हैं। ठीक है देखते हैं क्या लिखा है जैसे जो मेमोरेंडम है उसमें एक ही व्यक्ति सब्सक्राइब करेगा उसका नाम लिखा रहेगा अगर उसकी मृत्यु हो गई तो नॉमिनी उसको संभालेगा। दिख रहा है हाँ ना तो मृत्यु होने पर जो व्यक्ति कंपनी को संभालेगा उसको हम बोलते हैं नॉमिनी। प्राइवेट कंपनी है इसमें 2 मेंबर्स होते हैं, 1 पर्सन में 1 ही होता है और इनमें द नंबर ऑफ मेंबर्स शैल एक्सीड प्राइवेट कंपनी में 200 से ज़्यादा नहीं होते इसमें मिनिमम मेंबर 1 ही होगा। प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर्स होते हैं, यहाँ पर 1 ही डायरेक्टर होगा मिनिमम आपको ध्यान रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेमोरेंडम जो होगा इसमें इंडिकेट द नेम ऑफ अदर पर्सन। वो अदर पर्सन कौन है? नॉमिनी है जो मेंबर के मरने पर या इनकैपेसिटी होने पर ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? मेंबर बन जाएगा। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है और मैंने आप लोगों को बहुत प्यार से भी पढ़ाया हूँ कि अगर एक एक्स नाम का व्यक्ति एक कंपनी का मेंबर है ओपीसी का और दूसरी ओपीसी में वो नॉमिनी है तो मान लीजिए जहां वो नॉमिनी है वहां मेंबर की मौत हो गई तो वो वहां पर भी क्या बन जाएगा? मेंबर। तो आप 2 कंपनी के मेंबर हो गए ना एक ही वक्त पर ओपीसी के। तो आपको ये 180 दिन में डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सी कंपनी को छोड़ना है कौन सी कंपनी को ना पकड़ना है। ये वाला क्लियर है। और जिस व्यक्ति को आप नॉमिनी बनाओगे उससे उसकी अब प्रायर कंसेंट ले लेना है ना कि भाई तुम बनना चाहते हो और उसको रजिस्टर्ड कर देना आरओसी के पास में
ठीक है? उसको अधिकार देना कि वो अपनी कंसेंट को विथड्रॉ भी कर सके कभी भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विथड्रॉ करने से पहले बस ये ध्यान देना कि जब मेंबर है ओपीसी का, वो भी अपने मतलब चेंज द नेम ऑफ सच अदर पर्सन, वो भी दूसरे व्यक्ति को चेंज कर सकता है, नॉमिनी को चेंज कर सकता है, बट वो ये कि चेंज करने से पहले कंपनी को नोटिस देना चाहिए, और कंपनी को नोटिस जाएगा मतलब किसके पास जाएगा? रजिस्ट्रार के पास, अगर आप नॉमिनी को चेंज कर रहे हो। पर इस चेंज को मेमोरेंडम का चेंज माना नहीं जाएगा। कौन लोग होंगे, क्राइटेरिया क्या है, कौन मेंबर और नॉमिनी होंगे? जो नेचुरल पर्सन है, यस, इंसान इंसान जो इंडियन सिटीजन है, ये कंपल्सरी कंडीशंस है। इंडिया में नहीं भी रहते हो तो चलेगा जिंदगी भर में, बट पिछले साल आप जो है वो 120 दिन कम से कम इंडिया में रहोगे, तब इस साल आप ओपीसी के मेंबर या नॉमिनी बन पाओगे। क्लियर है क्या? नेचुरल पर्सन एक ही वक्त में दो ओपीसी का मेंबर या दो ओपीसी के नॉमिनी नहीं हो सकते सर, एक मेंबर और नॉमिनी हो सकते हैं, वो चलेगा। ये 180 दिन वाला पढ़ा दिया। कोई माइनर को आप मेंबर और नॉमिनी नहीं बनाओगे। आप ये जो कंपनी है सेक्शन 8 में कन्वर्ट नहीं करोगे, और आप इससे किसी प्रकार के फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज या फिर सिक्योरिटीज को लेके जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, लाइक शेयर डिबेंचर्स, इस प्रकार के काम भी आप नहीं करोगे। ये 1% हो गया। उसके बाद प्राइवेट कंपनी के कुछ एग्जाम्पशंस है, ठीक है, ये अपन लोगों ने पढ़ लिए थे, ये अभी फिलहाल पढ़ लिया। ये है, टू और मोर पर्सन जो है वो प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं, पब्लिक में 7 होते हैं। डायरेक्टर मिनिमम 2 होते हैं प्राइवेट में, पब्लिक में 3 होते हैं। प्राइवेट कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की कोई जरूरत नहीं है। प्राइवेट कंपनी जो है उसके अंदर ऑडिट कमेटी वाले सेक्शंस भी नहीं लगेंगे, ठीक है, और ये सब भी नहीं होगा। ये तो आप लोग पढ़ लोगे, ये डिफरेंस बिटवीन दोनों के बीच का, ये इजी भी है, आप लोग पढ़ लेंगे, इजीली आ जाएगा आप लोगों को। अब आ जाइए बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनलिमिटेड है, एक लिमिटेड बाय शेयर्स है, एक लिमिटेड बाय गारंटी है। बहुत इजी तरीके से समझाता हूं मैं। लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है? जो लाइबिलिटी है मेंबर्स की, वो मेमोरेंडम में सीमित है ना, मतलब जितना अनपेड अमाउंट होगा उतनी आपकी लाइबिलिटी होगी, उससे 1 रुपए भी कंपनी आपसे ज्यादा नहीं लेगी। और जो लाइबिलिटी अराइज होगी, जो आपने मेमोरेंडम साइन करके ली है खुद पर, वो अराइज होगी कंपनी के लाइफ टाइम पे, जब कंपनी चलते रहेगी। एक होता है लिमिटेड बाय गारंटी, इसमें डेफिनेटली मेंबर जो है उन्होंने जिम्मेदारी ली है मेमोरेंडम में साइन करके कि हम कंट्रीब्यूट करेंगे जब कंपनी क्या होगी, वाइंड अप, अपने कंपनी के एसेट्स के प्रति। तो मतलब यहाँ जो लाइबिलिटी है वो अनसर्टेन है, कब कंट्रीब्यूट की जाएगी, वाउंड अप के टाइम पर। यहाँ सर्टेन है, आपको देना ही देना है। ये डिस्टिंक्शन बिटवीन है, भूलना मत, एग्जाम में पूछ सकता है आपको। गारंटी कंपनी और हैविंग शेयर कैपिटल। उसके बाद अनलिमिटेड कंपनी, बहुत अच्छे से पता है आप लोगों को, इस पे कोई क्या है, लाइबिलिटी कोई लिमिट होती नहीं है ना। मेंबर क्या लिखा है बेटा, इन सच अ कंपनी द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर सीज व्हेन ही सी, जब उसकी मेंबरशिप खत्म होगी लाइबिलिटी तभी खत्म होगी। और जो इसकी लाइबिलिटी है क्या होता है बेटा, कंपनी की डेट्स और लाइबिलिटीज पर उसको अपनी पर्सनल एसेट्स को भी यूज किया जाएगा। ठीक है, यहां तक भी पढ़ेंगे, काफी रहेगा इतना। उसके बाद में होल्डिंग कंपनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल है ये। होल्डिंग कंपनी क्या होगा बेटा, इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज दैट इज सब्सिडरी, जहां पर उस जो बताइए, मींस अ कंपनी ऑफ विच, दूसरी कंपनियां उसकी सब्सिडरी हैं। तो कंपनियों में इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट में आ जाएगा। अब आ जाए अपने सबसे काम की डेफिनेशन, सेक्शन 2 क्लॉज 87। सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू दैट अदर कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी इन विच, मुझ में होल्डिंग कंपनी दो तरीके से कंट्रोल करती है, मुझे अपनी सब्सिडरी बनाती है। एक मेरे कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करके, मतलब मेरी कंपनी के मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को ये लोग अपॉइंट और रिमूव करेंगे, है ना। तो मतलब डिसीजन मेकिंग भी इन्हीं के हाथ में रहेगी, होल्डिंग कंपनी के हाथ में। या दूसरा तरीका क्या है, एक्सरसाइज और कंट्रोल, मतलब 1/2 मतलब 50% से ज्यादा के उनके पास वोटिंग पावर्स है। या तो खुद उन्होंने वो वोटिंग पावर्स हासिल की है पैसा लगा के, या किसी और सब्सिडरी के थ्रू। 50% से ज्यादा है ना। वोटिंग पावर मतलब यहाँ पर है शेयर, पेड अप शेयर कैपिटल। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, भूलना नहीं है। बोला अ कंपनी शेल डीम टू बी अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी इवन इफ द कंट्रोल रेफर्ड इन, बोलो बेटा, अगर एक्स ने वाई को अपनी सब्सिडरी बनाया और वाई ने जेड को बनाया, तो बोलता है भले मेरा कंट्रोल डायरेक्टली नहीं है, बट क्योंकि तुम मेरी सब्सिडरी की सब्सिडरी हो, इसलिए तुम मेरी सब्सिडरी मानी जाओगी, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और कंपोजिशन का मतलब मैंने आपको भी बताया कि जो मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनको आप अगर अपॉइंट और रिमूव कर रहे हैं, मतलब आप उसकी होल्डिंग कंपनी हो, दैट इज कंपोजिशन। यहां तक क्लियर हुआ? एग्जाम में पूछेगा, बढ़िया लिख के ना, एसोसिएट कंपनी 2 क्लॉज 6 इन रिलेशन टू अदर कंपनी, दूसरी कंपनी पर डेफिनेटली आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, आपका प्रभाव है, क्योंकि आपने, मगर इतना इन्फ्लुएंस नहीं है कि वो आपकी सब्सिडरी है। हाँ, मगर आप जॉइंट वेंचर की तरह मिलकर काम कर सकते हैं। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, आपके पास में 20% का एटलीस्ट वोटिंग पावर से, दैट इज पेड अप शेयर कैपिटल है।
और या तो फिर आप उनकी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हो, तो ये भी तो इन्फ्लुएंस हुआ ना अंडर एन एग्रीमेंट, बोलना मत, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन होगी। जॉइंट वेंचर का मतलब क्या होगा, जहां पर दो कंपनीज या दो एंटिटीज मिलके एसेट्स को कंट्रोल कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं। जॉइंट वेंचर भी किसका पार्ट होता है बच्चे, कम ऑन गाइस, एसोसिएट कंपनी का। आई थिंक फॉरेन कंपनी बहुत सिंपल है, एक ऐसी कंपनी, एक ऐसी बॉडी बॉडी कॉर्पोरेट जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, बट उसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पर है इंडिया में, या तो वो काम खुद कर रहे हैं या किसी के थ्रू कर रहे हैं या फिजिकली कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं। गवर्नमेंट कंपनी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट कंपनी वहां कंपनी होती है जहां पर कम से कम 51%, ऐसा लिखना, नॉट लेस देन, मोर देन 51% नहीं, नहीं तो 51% से मतलब कम से कम 51% इस कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और मल्टीपल गवर्नमेंट्स, या पार्टली पेड बाय सीजी ने पैसे लगाया या दोनों ने मिलकर लगाया। और ये दूसरा जो पॉइंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, या तो वो किसी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है, गवर्नमेंट की नहीं, तो डीम टू बी अ गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, डीम टू बी अ गवर्नमेंट कंपनी। एक सेकंड, हेलो, हाँ, है ना, क्यों, क्या हुआ? हाँ तो बीएसटी भी है, इको भी, ठीक है, ओके। अच्छा तो आज दोनों दोनों मैच नहीं आ रही है, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ रिकॉर्ड करने की, ठीक है, ओके। हाँ बाय। सॉरी बच्चों, फॉर द पर्पस ये ध्यान रखना, सब्सिडरी आप किसके हो, गवर्नमेंट कंपनी के हो, ओके। और गवर्नमेंट कंपनी कौन होती है, इस तरीके से बनती है, आप सरकार की सब्सिडरी नहीं हो, अब डीम टू बी गवर्नमेंट कंपनी कहलाओगे। वोटिंग पावर मतलब वही पेड अप शेयर कैपिटल्स में। अभी आ जाए, अब निधि कंपनी में, निधि कंपनी म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए बनाई जाती है मेंबर्स के द्वारा, और ये वह कंपनी होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशंस के थ्रू क्रिएट की जाती है, इनको निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी बोलते हैं हम लोग। अब आ जाइए सेक्शन 8 कंपनी, बहुत इजी है, इसका ऑब्जेक्ट है टू प्रमोट कॉमर्स, बढ़ावा देना कॉमर्स को, सब मिलकर एक दूसरे के कॉमर्स को बढ़ावा दे रहे हैं, आर्टिस्टिक काम, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, रिलीजियस एक्टिविटी को बढ़ावा देना, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। और जो कंपनी जो भी पैसा कमाएगी, क्योंकि अगर आपको इन ऑब्जेक्ट को फुलफिल करना है तो उसके लिए पैसे तो कमाने पड़ेंगे ना, तो वो पैसा भी आप सिर्फ इन ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए यूज करोगे, आपस में कभी बांटोगे नहीं, डिविडेंड्स के रूप में। सीजी आपको इसके लिए लाइसेंस देता है डेफिनेटली, है ना। कंपनी कैन नॉट अल्टर देयर प्रोविजंस ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, जब तक हम सीजी से पूछेंगे नहीं। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, देखो कंपनी को मौका दिया जाएगा लाइसेंस को रिवोक करने के पहले। अब रिवोक क्यों किया जाएगा लाइसेंस, अगर हमें पता चला कि कंपनी ने, बताइए बेटा, कंडीशंस को कॉन्ट्रवीन किया, जो ऊपर कंडीशंस लिखी है, कंपनी के जो अफेयर्स हैं वो फ्रॉडुलेंटली तरीके से, वॉलेटली तरीके से फॉलो किए जा रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, जिस पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कंपनी को बनाया गया है, कंपनी के नाम के आगे प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड लगा दिया जाएगा रिवोकेशन के बाद में, या फिर स्टेटस चेंज कर दिया जाएगा या वाइंड अप कर दिया जाएगा, क्लियर है, या सेम ऑब्जेक्टिव वाली कंपनी के साथ में अमेलगमेट कर दिया जाएगा, जैसे एजुकेशन वाली कंपनी तो एजुकेशन वाली कंपनी के साथ अमेलगमेट किया जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है, तो अगर आप वाइंड अप होते हो तो क्या करते हो, आप अपनी एसेट्स को रियलाइज करते हो, तो वो बोल रहा है जब तुम वाइंड अप होकर एसेट्स को रियलाइज करोगे और उससे जो पैसा आएगा वो भी तुम ऑब्जेक्ट में लगाना, वो भी आपस में बांटना मत, ये पेनाल्टीज है, आप भूलेंगे नहीं। कुछ एक्सेप्शन है इसमें, एग्जाम्पशन है, इनको नोटिस करने के लिए 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, 21 दिन का नहीं, जो नॉर्मली नॉर्मल कंपनीज में होता है। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की, जैसे प्राइवेट और पब्लिक में थी, 2 और 1, 2 और 3। इनमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई रेमुनरेशन कमेटी अपॉइंट बनाने की जरूरत नहीं है, सैलरीज के लिए, वेजेस के लिए। नाम के आगे ये लोग लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाएंगे। पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो मेंबर बन सकता है इनका, पार्टनर्स नहीं, पार्टनरशिप फॉर्म। आई थिंक ये तो मैंने पढ़ा दिया था आप लोगों को, प्रमोटर वाला जो पोर्शन है वो 20 मिनट का जो वीडियो है वहाँ वो कंप्लीट है, भूलना नहीं है। पीएफआई कहाँ पर है, यस, पीएफआई के बारे में बता दूं मैं आप लोगों को, ध्यान देंगे। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 72 बहुत क्लियरली बोलता है, फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस आर रिगार्डेड पीएफआई, तो लिखा है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये पीएफआई है, इसके लिए सेपरेट एक्ट बनाया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, ये पीएफआई है। वो कंपनियां जो यूटीआई के नाम से बनाई गई वो पीएफआई है, या वो कंपनियां जो समय समय पर सीजी के द्वारा बताई गई वो पीएफआई है। और सच अदर इंस्टीट्यूशंस जो सीजी हमें आरबीआई के साथ समय समय पर बताते जाएगा वो भी पीएफआई कहलाएंगे। प्रोवाइडेड दैट नो इंस्टीट्यूशन शेल बी सो नोटिफाइड अनलेस, बोलो, आप कोई इंस्टीट्यूशन को नोटिफाइड नहीं करोगे अनलेस इट हैज बीन एस्टैब्लिश, और बोलो कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एनी सेंट्रल और स्टेट एक्ट और ऑन द प्रीवियस लॉ। और क्या लिखा है बेटा उसमें, नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड कंट्रोल बाय, कमान बोलिए, पीएफआई कब तक नहीं कहा जाएगा,
कम से कम 51% जो शेयर कैपिटल है वो हेल्ड कौन कर रहा है? सीजी कर रहा है, एसजी कर रहा है, पार्टली बाय देम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। आप जब तक किसी इंस्टीट्यूशंस को नोटिफाइड नहीं करेंगे एज ए पीएफआई, जब तक ये कंडीशंस नहीं होंगी, वो स्पेशल एक्ट में ना बना हो, अदर देन दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ, है ना? और जो पेड शेयर कैपिटल है नॉट लेस देन, वो हेल्ड कौन करेगा? ये लोग। और ये हो गया, ये पीएफआईज हैं। इसके बाद में आ जाइए आप डॉक्ट्रिन्स में आ जाता हूँ, फिर मैं खत्म कर दूंगा, ये सब तो मैंने पढ़ा दिया था 20 मिनट की वीडियो में। इसमें एंट्रेंस, हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस बहुत क्लियरली बात करता है। अल्ट्रा मीन्स बियॉन्ड, पावर, वायरस मीन्स पावर, तो बियॉन्ड द पावर्स, पावर्स कहाँ लिखे कंपनी के? बताइए आप लोग। डेफिनेटली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखे होते हैं। तो बोलता है कोई भी ऐसा एक्शन या ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शंस, उसे अल्ट्रा वायरस माना जाएगा जो डिस अलाउड ही नहीं है कंपनीज एक्ट के द्वारा। जो कंपनीज एक्ट में ही अलाउड नहीं है, तो मेमोरेंडम में आप कैसे अलाउड कर सकते हैं? या फिर मेमोरेंडम के क्लॉज के बाहर है, वो जो आपने लिखा है वो आप नहीं कर रहे हो, उससे बाहर जगह कर रहे हो, या जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है, लिख रहा है ना, देखा, इट्स अटेनमेंट इज नॉट इंसिडेंटल, आप मेन ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए जो भी एंशिलरी काम कर रहे हो, वो भी बताइए बियॉन्ड द पावर से क्या है? बियॉन्ड द, जैसे मारुति का मेन काम क्या है? कार को बनाना, असेंबल करना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार। तो उसने डिसाइड किया कि यार मैं ना आपसे टायर भी बनाऊंगा, बट उसका जिक्र उसने वहां नहीं किया था, कहाँ पर? अपने मेमोरेंडम में, तो वो भी बियॉन्ड द पावर्स होगा। अब जिक्र करिए उसका, तो आपका टायर बनाना डेफिनेटली मेन ऑब्जेक्टिव तो नहीं है, इंसिडेंटल है। इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायरस, कोई भी ऐसा काम जो बियॉन्ड द पावर्स है, वो वॉइड एब इनिशियो रहेगा, उस अलाउड ही नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ना कंपनी को ना अदर पार्टीज को कोई राइट्स मिलेंगे, कोई राइट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप इसको पूरे शेयर होल्डर से रेटिफाइड भी करवा दोगे, तब भी वो रहेगा नल एंड वॉइड। और अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट कभी बाइंड नहीं होता कंपनी पर। क्लियर? वो क्योंकि किसी ने रोका नहीं, इसलिए वो इंट्रा वायरस हो जाएगा? नहीं। अपने लिमिटेड टाइम पे मुझे रोका नहीं, नहीं। रेटिफाइड हो जाएगा? नहीं। डिले होने के बाद में एप्लीकेबल हो जाएगा? नहीं। कोई रेटिफिकेशन और स्टॉप अलाउड नहीं है। किसी भी मेंबर को अगर लगता है कि कंपनी कोई ऐसा काम कर रही है जो बियॉन्ड द आवर्स है, वो कोर्ट में जाके कंपनी के खिलाफ इंजंक्शन ऑर्डर पास करवा सकता है और कंपनी को रोक सकता है वो सब काम करने से जो अल्ट्रा वायरस है। आई थिंक अल्ट्रा वायरस एक्शन के लिए दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल, अगर इन लोगों ने उस ट्रांजेक्शन्स में उस अल्ट्रा वायरस मॉनिटर ट्रांजेक्शन्स के पैसे को मिसअप्लाइड किया, वेस्ट किया, तो वो पर्सनल लायबल रहेंगे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में। अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शंस के थ्रू अगर कंपनी कोई प्रॉपर्टी को हायर करती है, तो उनके पास अधिकार है कि उस प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखें और थर्ड पार्टी उनसे वो क्लेम ना करें। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये जो डॉक्ट्रिन है ये फेवर में जाती है कंपनी के। कंपनी प्रिजम्पशन लेके चलती है क्या? जो लोग भी कंपनी से डील कर रहे हैं, कंपनी अज्यूम करके चलती है कि एक बार मैंने अगर मेमोरेंडम को या आर्टिकल्स को या स्पेशल रेजोल्यूशन को या प्रोस्पेक्टस को, ये लिख लेना आप लोग, मैंने बताया भी था, इनको अगर मैंने फाइल कर दिया है आरओसी के पास में, तो वो एमसीए की वेबसाइट पे अपलोड कर देगा। तो बोलता है एक बार अगर मैंने इनको फाइल कर दिया तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाते हैं। तो कंपनी ऐसा अज्यूम करती है कि जो लोग भी कंपनी से डील करने के लिए आ रहे हैं, वो इसको रीड करके आए, सिर्फ रीड करके नहीं आए, उन प्रोविजंस को अंडरस्टैंड भी करके आए। तो कंपनी उनको बार बार समझाएगी नहीं पढ़ा के। क्लियर है यहाँ पर? अरे बोलो कमान। तो ये जो प्रिजम्पशन है कंपनी लेती है थर्ड पार्टीज के लिए, है ना, कि जो भी व्यक्ति है कंपनी से डील कर रहा है, प्लीज मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट को पढ़ किया है बिफोर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ विद। क्लियर है क्या? डॉक्ट्रिन प्रिवेंट एनी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी फ्रॉम मेलिंग, बाद में बोलना मत कि मुझे पता नहीं था। हम प्रिवेंट कर रहे हैं तुमको, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लेते हैं आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कंपनी से और वो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रीवीन है किसके? मेमोरेंडम आर्टिकल में, तो आप बोल नहीं सकते ना मुझे पता नहीं था, क्योंकि कंपनी ने तो वो डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट में डाल दिए, तो वो आप क्लेम कर नहीं पाओगे फिर। आई थिंक इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स दैट प्रोटेक्ट द मेंबर्स। टुर्कन रूल इसका है कि आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट करता है। प्रिजम्पशन ये है कि आपको, आई थिंक ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सब चीज़ें पता हो, दैट इज़ इंटरनल मैनेजमेंट। इसकी इंक्वायरी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आप तो मेमोरेंडम आर्टिकल्स पढ़ के आए, स्पेशल रेज़ोल्यूशन क्या है, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अज़्यूम करके चलोगे ना कि जो भी कंपनी के अंदर हो रहा है, वो आर्टिकल और मेमोरेंडम के हिसाब से हो रहा है। ना? इसका इफ़ेक्ट क्या है? अगर आप किसी प्रकार का ट्रांज़ैक्शन करते हैं कंपनी के साथ में, डेफ़िनिटली उसके डायरेक्टर के साथ में, ऑफ़िसर के साथ में, तो आप वो ट्रांज़ैक्शंस को, कॉन्ट्रैक्ट को कंपनी के खिलाफ एनफोर्स कर सकते हैं, क्योंकि आप तो ये पढ़ के आए हैं, तो आप तो मानेंगे जो भी हो रहा है किसके हिसाब से हो रहा है? मेमोरेंडम और आर्टिकल। कंपनी ने लिखा है कि डायरेक्टर कैन टेक लोन बिहाफ ऑफ द कंपनी, और वो लिख रहा है, ये चीज़ें लिखी मेमोरेंडम में और आर्टिकल में, तो आप तो बोलोगे ना, अगर डायरेक्टर कोई भी लोन ले रहा है,
किससे? कंपनी के बिहाफ में। किससे ले रहा है? बैंक से या किसी क्रेडिटर से। तो वो तो आउटसाइडर अज़्यूम करके चलेगा कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है, जो मेमोरेंडम आर्टिकल में लिखे हैं। तो अगर कोई इंटरनल इर्रेगुलरिटी है, तो उसकी जानकारी बाहर वाले को हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, अगर पब्लिक डोमेन में ये चीज़ अवेलेबल है कि कोई कंपनी है जहाँ पर मैनेजमेंट को लेके, फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस को लेके कंटीन्यूअसली इर्रेगुलरिटी है, तो फिर आप इस डॉक्ट्रिन का फ़ायदा नहीं ले पाएँगे, क्योंकि वो चीज़ें पब्लिक डोमेन में है। जब आपको पता है कि आईसीआईसीआई में गड़बड़ चालू है टॉप मैनेजमेंट में, या बायजूस में कुछ इश्यूज़ थे, तो फिर तो आप नहीं ले सकते ना। अगर आपको कुछ अनयूजुअल दिख रहा है, वहाँ पर कुछ अनयूजुअल ट्रांज़ैक्शंस हैं, इस कैपिटल प्रॉफ़िट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, जो डेट इक्विटी रेशियो है, वो बहुत ज़्यादा अनइवन हो गया, लाइक 5:1, 7:1, तो कुछ अगर आपको शक है ना? और कुछ सर्कमस्टांसेस को लेके, ट्रांज़ैक्शन को लेके, तो प्लीज़ आप उस कंपनी से कॉन्टैक्ट ना करें, क्योंकि अगर आप कर लेंगे और पैसा डूब जाएगा आपका, तो आप डॉक्ट्रिन का फ़ायदा नहीं ले पाएँगे। तो कोई डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें फ़ॉर्ज्ड सिग्नेचर है, ट्रांज़ैक्शन से लेके, कॉन्ट्रैक्ट को लेके, वो फ़ॉर्जरी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। बाकी तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये टाइप्स ऑफ कैपिटल है और ये टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। जहाँ आता है कि जो कंपनी का जो ऑथराइज़्ड कैपिटल है, रजिस्टर्ड कैपिटल है, जो मेमोरेंडम में लिखा होता है कि कंपनी मैक्सिमम कितना शेयर इश्यू कर सकती है, दैट इज़ कॉल्ड एज़ ऑथराइज़्ड नॉमिनल रजिस्टर्ड कैपिटल। ये आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बताना पड़ता है, एक फीस पे करनी पड़ती है रजिस्ट्रार को। सर इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, और मेमोरेंडम को चेंज करना पड़ेगा। फिर इश्यूड जो है वो ऑथराइज़्ड कैपिटल का पार्ट है, जो आपने ऑफर्ड किया है सब्सक्रिप्शन के लिए, उससे आप कंसिडरेशन लोगे अदर देन कैश। है ना? ये एम्प्लॉइज़ वाला है कि जब एम्प्लॉइज़ को शेयर्स ऑफर करते हैं हम लोग अदर देन कैश, उनकी सर्विस के बिहाफ पे। उसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल है, जो आपने इश्यूड किया था उसका पार्ट क्या है? सब्सक्राइब, जो लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है, लेने का वादा किया है। फिर कॉल्ड अप है, जो कंपनी को चाहिए तो कंपनी बुलवा लेगी, दे दो भैया, ठीक है? अनकॉल्ड भी होता है, जो नहीं चाहिए रहता वो बाद में क्लेम करती है। और पेड अप का मतलब क्या होता है? जो माँगा था अगर वो मिल गया, दैट इज़ कॉल्ड पेड अप। क्लियर है? जैसे आपने माँगा थी ₹100, आपको आए 80, 80 हो गया आपका पेड अप, और वो जो 20 हो गया, क्या हो गया? एरियर्स। एरियर्स माइनस करके जो होगा वो आपका पेड अप। ठीक है, ये ईज़ी है। नेचर ऑफ शेयर्स पूछ सकता है, शेयर्स क्या हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी है, ट्रांसफरेबल है एज़ पर आर्टिकल्स, डिस्टिंग्विश्ड नंबर्स होते हैं, है ना? इसके साथ बहुत सारे राइट्स अटैच्ड होते हैं, जैसे राइट टू रिसीव डिविडेंड, राइट टू पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, राइट टू अल्टर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। ये इक्विटी प्रेफ़रेंस है, भूलना नहीं है आपको। इक्विटी शेयर्स के 2 टाइप्स होते हैं, वोटिंग राइट्स वाले, और एक डिफरेंशियल वोटिंग राइट, जिसमें डिविडेंड्स और वोटिंग राइट्स डिफरेंशिएट होते हैं एज़ पर द सीजी। प्रेफ़रेंस शेयर कैपिटल है, जिसमें उनको डिविडेंड भी पहले मिलेगा और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी पहले मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर, खत्म, फिनिश, डन कर दिया मैंने। आई थिंक ये आपको हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। ये तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो ये मैं नहीं पढ़ाऊँगा, ना? क्लियर है बच्चों? कम ऑन गाइस, बोलो रे। ये अपने को नहीं है ना, ये अपने को नहीं है, भूलना नहीं है। बाकी ये देख लेना, फॉर्म्स ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, डिफरेंस बिटवीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोनों का, मेमोरेंडम आर्टिकल का। ठीक है? ये वो है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो नोट्स में भी है मेन। ये कंटेंट्स है, नेम क्लॉजेस, ऑब्जेक्ट क्लॉजेस, लायबिलिटी क्लॉजेस, बहुत ईज़ी है। लायबिलिटी क्लॉजेस तो वही है, लिमिटेड बाय शेयर गारंटी अनलिमिटेड। आई थिंक एंट्रेंचमेंट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को एंट्रेंचमेंट मैंने बहुत प्यार से पढ़ाया था कि अगर आप आर्टिकल में कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस डालना चाह रहे हैं इनिशियल टाइम पर या फर्दर टाइम पर, है ना? आर्टिकल्स में अगर आप ऐसे कोई मुद्दे डालना चाह रहे हो, एडिशनल मुद्दे डालना चाह रहे हो, जो नेसेसरी है कंपनी के मैनेजमेंट के लिए, तो वो आप कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे भी डाल सकते हो, इनकॉर्पोरेशन के बाद भी डाल सकते हो। और उस कठिन और कठोर रूल्स को हम लोग बोलते हैं एंट्रेंचमेंट, जो आप किसी न किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए डाल रहे हो, चाहे कंपनी को, चाहे डायरेक्टर्स को, कंपनी के ऑब्जेक्ट को। तो अगर आपको उन एंट्रेंचमेंट रूल्स को अल्टर करना है, तो डेफिनिटली उसके लिए क्या लिखा है बच्चों? कुछ एंट्रेंचमेंट कंडीशंस है, वो मोर रिस्ट्रिक्टिव है स्पेशल रेजोल्यूशन से भी। फॉर एग्जांपल, कंपनी ने बोला कि अगर आपको कंपनी का नाम चेंज करना है, तो 90% का आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो मुझे बताइए, क्या नाम चेंज करना कठिन और कठोर हो गया? बिल्कुल। जबकि स्पेशल रेजोल्यूशन में कितनी परमिशन लगती है शेयर होल्डर की? 75, यहाँ कितना हो गया? 90। तो ये क्या होगा? मोर रिस्ट्रिक्टिव देन स्पेशल रेजोल्यूशन। कंपनी का नाम आप बिना पूछे, 90% लोगों से बिना पूछे चेंज नहीं कर सकते। आप कंपनी के नाम को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। एंट्रेंचमेंट जो है, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कठिन कठोर रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के ओनर्स कब डालेंगे? कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम पर, या बाद में अमेंड करके। और डालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर प्राइवेट कंपनी होगी तो सब मेंबर से परमिशन लेनी की पड़ेगी। पब्लिक कंपनी होगी और इस रूल्स को डालने के लिए मेमोरेंडम आर्टिकल्स में आपको एसआर पास करना पड़ेगा। और अगर आप ये एंट्रेंचमेंट रूल्स डालते हैं फॉर्मेशन में या बाद में अमेंड करके, तो आपको ये बात रजिस्ट्रार को भी बतानी पड़ेगी।
क्लियर है क्या? अरे कम ऑन गाइस, ये टेबल्स है, कौन से टेबल्स को फॉलो किए जाते हैं? आपको जो भी टेबल अडॉप्ट करना है आप कभी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी का टाइप चेंज होता है तो टेबल्स भी चेंज होते हैं, इसको मॉडल कहते हैं। ठीक है, अगर कोई कंपनी 2013 के बाद रजिस्टर्ड होती है, 1956 के बाद रजिस्टर्ड होती है, तो क्या लिखा देखो, अगर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, मान लेते हैं कोई कंपनी 2013 के बाद रजिस्टर्ड हुई, क्या लिखा उसमें? आपके रजिस्टर्ड आर्टिकल्स, अगर बोलिए जो मॉडल आर्टिकल्स है, अगर उसको कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं तो आप उसको फॉलो करते रहेंगे। मतलब एग्जांपल दे देता हूँ, 2024 में एक नया कंपनीज एक्ट आया, आपने जो मॉडल आर्टिकल्स है वो 2013 के फॉलो कर रहे हैं, तो मतलब अगर 2013 के जो मॉडल आर्टिकल्स है, अगर वो 2024 में आए हुए कानून को कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं तो चलने दो उसको, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये लिखा हुआ है। ठीक है। अरे बोलो। आई थिंक मैंने पूरा पढ़ा दिया आप लोगों को, भाई अब रिवीजन कर लें, आपको हेल्प हो जाएगी बहुत ज्यादा। ये आप लोगों को पता होगा, कोई भी झूठी इन्फॉर्मेशन देकर अगर आपने कंपनी को बनाया है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन या कोई इन्फॉर्मेशन छुपा के आपने अगर कंपनी को बनाया है, कोई डॉक्यूमेंटेशन से आपने कोई डिक्लेरेशन गलत फाइल किया है, तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा? डेफिनेटली मैनेजमेंट को रेगुलेट करेगा, मैनेजमेंट चेंज कर देगा, है ना, मेमोरेंडम आर्टिकल्स को चेंजेस कर देगा पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, है ना, और मेंबर्स के इंटरेस्ट के लिए लाइबिलिटीज जो है वो अनलिमिटेड कर देगा, नाम हटाने के लिए बोल देगा या वाइंड अप करने के लिए बोल देगा। बट ये सब करने से पहले वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड भी देगा, और उनको भाई जो भी ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट कर लो पहले आप, नहीं तो साले बाद में बोलोगे कि अपने हमें बंद किया, हम तो ट्रांजेक्शन देने को रेडी थे। चलो ठीक है, डन, बाकी पढ़ लेना बेटा। बाय, लाइक कर देना भाई, अच्छे से कवर कराया हूँ, थोड़ा लिख देना सर समझ में आ गया करके। थैंक यू।